नमस्कार। द लॉजिकल क्लासरूम के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हमारा नाम है आशुतोष। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्टेट इमरजेंसी अर्थात राज्य आपातकाल की। पहले इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। स्टेट इमरजेंसी जो है, इसका प्रावधान लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 93 से, और इसे आम बोलचाल की भाषा में प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। जब संविधान सभा में स्टेट इमरजेंसी के प्रस्तावों को जोड़े जाने की बात हो रही थी, तो इसका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ। जो लोग इसके विपक्ष में थे, उनका ये कहना था कि इस प्रावधान को जोड़े जाने से संविधान की जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर आघात पहुंचेगा, और क्योंकि ये बहुत ही सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का टूल है। लेकिन जो इसके पक्षधर थे, उन्होंने उस समय की जो सिचुएशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका हवाला दिया। ये कहा गया कि कम्युनिज्म फैल रहा था, और ये डर था कि जो कम्युनिस्ट हैं वो बैलेट पेपर के थ्रू डेमोक्रेसी में एंटर तो कर जाएंगे, लेकिन एक बार वो चुन लिए जाएंगे तो उसके बाद वो फिर डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे। तो जरूरत थी एक नए नए राष्ट्र की, जो कि भारत बन रहा था, कि वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो उसके पास कोई एक टूल हो जो ये चेक कर सके कि सारी राज्य की जो इकाइयां हैं वो संविधान के प्रावधानों के अनुकूल काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और अगर नहीं कर रही हैं तो उनको ठीक करने का भी या उनको संविधान के अनुरूप लाने का भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। इसलिए इस आर्टिकल को फिर जोड़ा गया, इस पूरे स्टेट इमरजेंसी के मैकेनिज्म को जोड़ा गया, ये कहना बेहतर होगा। तो स्टेट इमरजेंसी जो है, वो यूं तो प्रोक्लेमेशन केवल एक आर्टिकल में है, लेकिन कई सारे आर्टिकल संविधान में बटे हुए हैं जिनसे स्टेट इमरजेंसी का जो है वो टोटल बैकग्राउंड बनता है। तो हम एक एक करके उन आर्टिकल्स को देखेंगे और समझेंगे कि किस सिचुएशन में जा करके फिर स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। पहले हम बात करते हैं ड्यूटीज। तो कुछ ड्यूटीज सेंटर की हैं और कुछ स्टेट की हैं। तीन आर्टिकल 355 में हमें दो ड्यूटी दी गई है सेंटर की, यूनियन की। उसमें से हम जो दूसरी ड्यूटी है उसकी बात करेंगे। तो वो आर्टिकल 355 कहता है कि ये ड्यूटी है यूनियन की कि वो ये चेक करे, वो इंश्योर करे कि द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात जो राज्य की सरकारें हैं वो संविधान के अनुरूप काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व यूनियन को दिया गया है। इसके बाद क्या है कि जब आर्टिकल 256 में हम आएंगे, तो वहां पर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं स्टेट के ऊपर, और यूनियन के ऊपर कुछ पावर है। तो ये 265 कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, वो इस तरह से एक्सरसाइज की जानी चाहिए, इस तरह से कार्यपालिका को काम करना है स्टेट की, कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके लॉज जो है, यूनियन लॉज जो है, और यूनियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस जो है, उनका अनुपालन इस तरह से काम करना। फिर आर्टिकल 257 है, जो कि और ब्रॉड पावर्स की बात करता है। वो कहता है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो समय समय पर स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है उसको वो डायरेक्टिव्स दे सकती है, और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो उन डायरेक्टिव्स की प्रेजुडिस में कुछ नहीं करेगा। ये डायरेक्टिव्स बहुत ब्रॉड हो सकते हैं। मेनली कहा गया है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिक्लेयर्ड इन द डायरेक्शन टू बी ऑफ नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस। साथ ही साथ जैसे कि रेलवे अगर है तो रेलवे का प्रोटेक्शन, ये सब भी स्टेट को देखना है। तो ये हो गई कुछ ड्यूटी स्टेट के ऊपर। अब मान लीजिए स्टेट जो है वो ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहा है, तब क्या होगा? तो उसके लिए फिर आर्टिकल 365 है। आर्टिकल 365 कहता है कि अगर कोई स्टेट जो है उसने जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, डायरेक्शंस दिए गए हैं यूनियन द्वारा, उनको कॉम्प्लाई नहीं किया है, या फिर उन डायरेक्शंस को इफेक्ट में नहीं लाया है अपने एग्जीक्यूटिव पावर के उसमें क्रियान्वयन में, तो फिर जो प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जो हैं वो, उनके लिए ये एक उचित स्थिति होगी कि वो ये मान लें कि जो स्टेट की जो सरकार है, राज्य सरकार जो है, वो अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही है। अर्थात वो संविधान के तहत काम नहीं कर रही है। अब इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद जब अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, तो फिर प्रोक्लेमेशन होता है स्टेट इमरजेंसी का, जो कि आर्टिकल 356 है, जिस आर्टिकल को ही हम लोग स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल। इसमें क्या है
इसमें लिखा है कि अगर राष्ट्रपति को रिसीट पे, किसके रिसीट पे, अगर गवर्नर ने कोई रिपोर्ट दी हो या फिर उसको अदरवाइज उनको ऐसा लगता है और वो सेटिस्फाइड है कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर राज्य की जो सरकार है वो संविधान के प्रावधानों के अनुकूल काम नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में वो 356 का प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि दो तरीके से उनको ये बात पता चल रही है और सेटिस्फैक्शन उनका राइज हो रहा है। पहला तो है रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और दूसरा है अदरवाइज। ये अदरवाइज जो है ये हमने अभी जैसे पढ़ा 365 में, तो 365 की सिचुएशन में उनको ये अदरवाइज लग सकता है। याद रखिएगा 365 में भी जो हमने हरे रंग से हाईलाइट किया था एग्जैक्टली सेम फ्रेज यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि जब प्रोक्लेमेशन होता है इमरजेंसी का तो वहां उस समय क्या क्या होता है। तो आर्टिकल 356 आगे चलकर ये कहता है कि जैसे ही इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होगा तो जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने आप में अज्यूम कर लेंगे क्या, जितनी भी कार्यपालिका की जितने भी पावर्स हैं वो अज्यूम कर लेंगे अपने ऊपर प्रेसिडेंट, लेकिन विधायिका के पावर्स वो अज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है। और वो ये डिक्लेयर कर देंगे कि जो विधायिका के जितने पावर्स हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट के पास चले जाएंगे। इसके साथ ही साथ कोई भी इंसिडेंटल और भी ऑर्डर पास करना होगा तो वो प्रोक्लेमेशन में पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन वो एक चीज नहीं कर सकते हैं, वो कि वो हाई कोर्ट के जो पावर्स हैं उनको नहीं ले सकते हैं। तो हाई कोर्ट जस का तस बनी रहेगी, कार्यपालिका और विधायिका की जो शक्तियां वो क्रमशः प्रेसिडेंट और यूनियन पार्लियामेंट के पास चली जाएंगी। अब देखते हैं कि इसका कंटिन्यूएशन अप्रूवल वगैरह। तो क्लॉज 2 ही जो है मुझे कहता है कि ये जो प्रोक्लेमेशन है इसको नेक्स्ट प्रोक्लेमेशन के द्वारा रिवोक किया जा सकता है। चलिए ये तो बेसिक बात हो गई। अब क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट, ये कहता है कि जो प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट ने दिया है तो ये नहीं कि प्रोक्लेमेशन लगा दिया स्टेट इमरजेंसी का और अब शुरू हो गई अंतकाल के लिए इमरजेंसी, ऐसा नहीं है। उस प्रोक्लेमेशन का अप्रूवल जरूरी है। अप्रूवल कहां से, जो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है उनको अप्रूव करना पड़ेगा 2 महीने के अंदर अंदर जब वो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो स्टेट इमरजेंसी जो है, जो प्रोक्लेमेशन है वो वॉइड हो जाएगा और इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक। अब स्थिति ये भी हो सकती है कि स्टेट इमरजेंसी लग गई और लगने से जस्ट पहले या लगने के बाद भी 2 महीने पूरे नहीं हुए और जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गई। तो एक प्रावधान दिया गया है कि जब नई लोकसभा गठित होगी तो जब उसकी पहली बैठक होगी उस बैठक के 1 महीने के अंदर अंदर उसको ये प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना होगा। अब बात करते हैं ड्यूरेशन कब तक के लिए लगती है। तो इन जनरल बात कही गई है कि 6 महीने तक के लिए ये लगी रहेगी एक बार अप्रूव होने के बाद, अगर उसको रिवोक नहीं किया जाता है तो। अच्छा मान लीजिए एक बार अप्रूव कर दिया गया तो उसके बाद क्या, तो फिर ये इस प्रोवाइजो में कहता है कि दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट उसको फिर से अप्रूव कर सकते हैं 6 महीने के लिए। कब तक के लिए कर सकते हैं, तो इन जनरल तो प्रोवाइजो कहता है कि 3 साल से अधिक के लिए नहीं कह सकते। तो ऊपर ऊपर से देख के लगता है कि 3 साल तक के लिए लग सकती है, लेकिन जब हम नेक्स्ट क्लॉज को पढ़ेंगे क्लॉज 5 को, तो ये एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है। ये कहता है कि इस अगर आर्टिकल को हम समझें तो ये कहता है कि आमतौर पर तो केवल 1 साल तक के लिए लग सकती है। मतलब कि एक बार अप्रूव किया गया प्रोक्लेमेशन को तो 6 महीने और एक और अप्रूवल तो 6 महीने और बस। इसके बाद आपको बढ़ना है, अर्थात 1 से 3 साल के बीच वाले स्थिति में जाना है तो दो सिचुएशंस होनी चाहिए। पहली ये कि या तो देश में या तो उस राज्य में या उस राज्य के किसी भाग में आपातकाल लगा हो, इमरजेंसी लगी हो। साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन है वो ये सर्टिफाई करे कि ऐसी सिचुएशन नहीं है उस स्टेट में कि वहां विधायिका के चुनाव किए जा सके। अगर ये दोनों स्थिति बनी हुई है तब फिर ये राज्य का जो आपातकाल है वो 3 साल तक बढ़ सकता है, लेकिन 3 साल के बाद ये किसी स्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। अब देखते हैं लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। जैसा कि हमने 356 में देखा कि जो विधायिका की शक्तियां हैं वो पार्लियामेंट के पास चली गई थी, तो 357 डिक्लेयर करता है कि पार्लियामेंट को अगर प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो लेजिस्लेचर की पावर पार्लियामेंट के पास चली गई है तो पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है। यहाँ कहता है पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट को, अब प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है और पार्लियामेंट अब कन्फर कर रही है प्रेसिडेंट में कि वो कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स या सारी लेजिस्लेटिव पावर्स को डेलीगेट कर सकता है। तो जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम जानते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, तो उसके द्वारा भी जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बनवा सकते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट खुद तो लॉ बना ही सकता है और बाकी चीजें देख सकता है।
साथ ही साथ ये भी कहता है, ये पावर दे सकती है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को कि अगर लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल अगर सेशन में नहीं, तो जो संचित निधि है स्टेट की, अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, उससे पैसे का एक्सपेंडिचर भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ये भी अप्रूवल मिल जाता है इस दौरान। अब देखते हैं वैलिडिटी ऑफ लॉज में। नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी पार्लियामेंट के पास शक्तियां आ जाती हैं स्टेट सब्जेक्ट में लॉ बनाने का। आप सब जानते होंगे कि 3 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट लिस्ट में आमतौर पर या मुख्यतः कह सकते हैं स्टेट को ही अधिकार होता है लॉ बनाने का, पर नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। वैसे लॉज जो बनते हैं वो एक तरह से को टर्मिनस विद नेशनल इमरजेंसी होते हैं, और नेशनल इमरजेंसी के हटने के 6 महीने के अंदर अंदर वो भी खत्म हो जाते हैं लॉज। लेकिन अगर स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है, करिएगा, स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो लॉज पार्लियामेंट बना रही है या प्रेसिडेंट को डेलीगेट करवा के बना रही है, वैसी लॉज जो है वो कोई टर्मिनस नहीं है और वो चलते रहेंगे। कब तक चलते रहेंगे? जब तक अन्यथा उनको रिपील ना कर दिया जाए, अमेंड ना कर दिया जाए। अब क्या है कि 356 का जो आर्टिकल है ये जब आया तो संविधान सभा में लोगों को लगा कि ये डेड लेटर होगा। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि दिस विल मोस्ट प्रोबेबली बी अ डेड लेटर आर्टिकल, इसका बहुत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके हमारे संविधान के लागू होने के बाद से आज तक 100 से ज्यादा बार इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जा चुका है। होता यह था कि जब जब केंद्र में सरकार बदलती थी या नई सरकार आई, तो राज्य में जो दूसरे दल की सरकारें होती थी वो उन राज्यों को जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देती थी, ये कहते हुए कि क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार आई है, तो जो राष्ट्रीय जो राजकीय जो पार्टियां हैं, जहां पर जो राज्य सरकारें हैं, वहां पर उनको जनता का जो समर्थन है वो खत्म हो चुका है उनका, ये कह के सरकारें गिना दी जाती थी। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल क्रिएट हुआ वो हुआ जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की सरकार गई सेंटर में, तो जनता पार्टी की सरकार सेंटर में आई और उसने 9 राज्यों में जहां पर कांग्रेस की राज्य की सरकारें थी, उन 9 राज्यों की सरकारों को गिरा दिया, ये कहते हुए कि इमरजेंसी के प्रभावों की वजह से जो कांग्रेस है उसको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। तो इससे प्रभावित होकर कांग्रेस की राजस्थान की सरकार थी, वो सुप्रीम कोर्ट में गई और ये केस बना स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोक्लेमेशन को अपील कर दिया, कहा नहीं ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही रेस्ट्रिक्टिव जजमेंट दिया, ये कहते हुए कि जो प्रेसिडेंट है उनके सेटिस्फैक्शन को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आखिर वो क्यों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो बस इतना कहा कि हाँ, अगर वो सेटिस्फैक्शन मालाफाइड है या फिर होली एक्सट्रीनियस है, तब तो हम उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं इस जजमेंट में बहुत ही लिमिटेड जुडिशियल कंट्रोल की बात हुई और इसका नतीजा भी निकला। जब जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस ने उन 9 सरकारों को जहां पर उसे पलटा गया था उन्हें फिर से पलट दिया। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी भारत में। फिर आगे चल करके 1992 में सिचुएशन आई जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। उस समय क्या हुआ कि 5 राज्य की सरकारों को गिराया गया। 2 सरकारें तो किसी और वजह से, 3 सरकारें इसलिए कि राज्य सरकार ने कहा कि ये जो 3 राज्य सरकारें हैं ये सेकुलरिज्म के खिलाफ काम कर रही है। तो उसके लिए कर्नाटक की सरकार भी गिरी और कर्नाटक की सरकार ने जब केस किया तो उसका नाम है एस आर बम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, इस केस को समझने के लिए हमें आर्टिकल 74 का समझना जरूरी है। आर्टिकल 74 जो कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर ही काम करते हैं। इसका क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी कोर्ट जो है वो ये नहीं क्वेश्चन कर सकती है कि क्या कोई एडवाइस दी गई है प्रेसिडेंट को, और अगर दी गई है तो क्या एडवाइस दी गई, ये क्वेश्चन नहीं कर सकती है। होता क्या है, जब भी प्रेसिडेंट रूल पर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो वहां पर जो केंद्र सरकार है वो बार बार 74 क्लॉज 2 को प्लीड करती है, ये कहते हुए कि आप जो है सर वो आप पूछ ही नहीं सकते हमसे कि हमने क्या एडवाइस दी है। तो एक्सट्रेनियस और मालाफाइडी ये सब की तो बात ही नहीं उठती है। खैर, एस आर बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट दिया और उन्होंने पहले तो ऊपर ही कह दिया कि जो मटेरियल है जिस बेसिस पे एडवाइस दी गई है वो एडवाइस का पार्ट नहीं है। तो आपने जहां से जो सूचना वगैरह मिली उस पर बेस पर आपने एडवाइस दी है, हमको वो सूचना बताइए, आप एडवाइस मत बताइए, हम नहीं क्वेश्चन करेंगे, पर वो सूचना जो भी आपको मिली है वो मटेरियल हमको चाहिए, वो बताना पड़ेगा। एक ब्रॉड गाइडलाइंस दी सुप्रीम कोर्ट ने।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रोक्लेमेशन है स्टेट इमरजेंसी का, दैट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, हम बार बार उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर कहा कि अच्छा, जो साबरमती केस के फैक्ट्स थे उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रोक्लेमेशन वैलिड था। क्यों वैलिड था? क्योंकि यहाँ पर जो सरकार थी वो सेकुलरिज्म के खिलाफ काम कर रही थी। सेकुलरिज्म भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, और अगर कोई भी राज्य सरकार बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ काम करेगी तो ये प्रेसिडेंट के लिए और इसका औचित्य है कि वो मान ले कि जो राज्य सरकार है वो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ काम कर रही है। तो यहाँ पर तो ये आया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो होलसेल डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स है, कि आप केंद्र में आए और आपने एक बार सबको हटा दिया, तो ये नहीं चलेगा, दिस इज नॉट गुड। और ये कहा कि अगर आप केवल पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए सरकारें गिरा रहे हैं तो असेंबली डिसॉल्व होने के बाद भी हम उसको वापस रिस्टोर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रेसिडेंट रूल का लगना, मतलब प्रोक्लेमेशन होना 356 का, और डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, ये दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जब प्रोक्लेमेशन लगता है प्रेसिडेंट रूल का, उसके बाद 2 महीने का समय होता है उसको अप्रूव कराने के लिए। अब मान लीजिए वो अप्रूव नहीं हुआ और आपने यहाँ पर जो है वो विधायिका जो है भंग कर दी, तो अप्रूव भी नहीं हुआ प्रेसिडेंट रूल, विधायिका भी भंग हो गई, तो आपको चुनाव कराने पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम ये 2 महीने का टाइम दे रहे हैं कि आप जब तक यहाँ पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं करा लेंगे प्रेसिडेंट रूल, तब तक आप विधायिका को भंग नहीं करेंगे। तो ये कहा ताकि बेफिजूल के इलेक्शंस ना हो और इस तरह से सरकारें जो हैं वो लेजिटिमेट सरकारों को गिराया ना जाए। इसके बाद वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो कंपेल कर सकती है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो बताए कि किस मटेरियल के बेसिस पे उन्होंने एडवाइस दी है। मटेरियल होना चाहिए, एक्सट्रीनियस एडवाइस नहीं होनी चाहिए कि हवा में ही एडवाइस दे दी। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 356 के जो शक्तियां हैं वो संवैधानिक शक्तियां हैं, वो एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो अगर संवैधानिक शक्तियों को आपका इस्तेमाल करना है तो आपको संविधान के दायरे में करना होगा। यू हैव टू बी विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टू वर्क विद द पावर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रहा इस लेक्चर में। आशा है जो भी बताया गया है वो आपको बढ़िया लगा होगा, आपको उससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और रोचक विधिक जानकारियों के लिए, लीगल नॉलेज के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।